हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारे 25 जनवरी 2023 को हुआ था। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी प्रीवियस ईयर बना रखे हैं, ना देखो तो हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिए और जाके। और हम आज इस बार लेकर आएंगे संडे को आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि हमारी 10-11 घंटे की रहेगी। उसमें सारे PYQ एक ही क्लास में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हमारा पहला चार्ट डेवलपमेंट पेडागोजी में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, यानी कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। ऑप्शन ए है रनिंग यानी कि भागना, ऑप्शन बी है ग्रिप पकड़ना, ऑप्शन सी है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, और ऑप्शन डी है निचोड़ना। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भागना। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु द्वारा अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। यानी कि जो शिशु लोग होते हैं वो अपने बाजू, पैरों, पूरे शरीर के जरिए जो क्रियाएं करते हैं वो हमारी स्थूल गत्यात्मक कौशल में आती हैं। जैसे कि घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना और भागना, ये सब किसके हैं? स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। ठीक है, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी गतिविधियां और क्रियाएं होती हैं जिन्हें शिशु अपनी छोटी मांसपेशियों के जरिए करता है। यानी जब अलग में छोटी मांसपेशियों के जरिए गतिविधियां और क्रियाएं करता है तो वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में आती हैं। ठीक है, जैसे कि कलाई, पैरों की उंगलियां, किसी चीज को पकड़ना या उठाना, लिखना और सुई में धागा पिरोना आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है शीर्षगामी सिद्धांत, ऑप्शन बी है अधोगामी सिद्धांत, ऑप्शन सी है पारस्परिकता संपर्क का सिद्धांत, ऑप्शन डी है बहिष्कार का सिद्धांत। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिकतर बच्चे यानी ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो पेन पकड़ने से पहले क्या करते हैं कि जो गिलास पकड़ना है वो सीख लेते हैं, और विकास का ये सिद्धांत अधोगामी सिद्धांत जो है वो उस दिशा का वर्णन करता है। ठीक है, ये निकट से दूर तथा केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुँचता है और फिर पहले छोरों का विकास होता है। क्या होता है? ये निकट से दूर और केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों में पहुँचता है, फिर पहले कुछ छोर होते हैं उनका विकास होता है। इसके उपरांत अन्य हिस्सों का भी विकास प्रायः हो जाता है। ठीक है, इसलिए विकास के प्रथम चरणों में बच्चा छोटी मांसपेशियों या सूक्ष्म चालक कौशल के बजाय मौलिक मांसपेशियों जो होती है उनको विकसित करना इसमें शुरू कर देता है। जबकि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में क्या होता है कि विकास सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे मस्तकाधोमुखी या फिर शीर्षोभिमुख विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? ऑप्शन ए है आस पड़ोस और मुद्रक संचार, ऑप्शन बी है विद्यालय और कानून, ऑप्शन सी है सामाजिक नीति और धर्म, ऑप्शन डी है परिवार और आस पड़ोस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, परिवार और आस पड़ोस। ठीक है, समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है परिवार और आस पड़ोस। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए परिवार और आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। यानी कि जो फैमिली होती है और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं होते हैं, क्योंकि यहाँ से बालक सबसे पहले समाजीकरण जो होता है उसका आरंभ होता है। इसी कारण से परिवार को बालक की सबसे पहली पाठशाला कहा जाता है। ये वे स्थान होता है जहाँ से बालक आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। यहाँ से बालक जो होता है वो आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है। मतलब छठी बड़ी सभी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ परिवार में सिखाई जाती हैं और यहीं से वो सीखना आरंभ करता है। दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत करना, नियमों का पालन करने के लिए कहा जाना, काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाना और सार्वजनिक स्थानों पर कैसे व्यवहार करना है, ये सब भी यहीं सिखाया जाता है। ये सब समाजीकरण की कैसी संस्था है? प्राथमिक। ठीक है, जो किसी व्यक्ति को उसकी संस्कृति के भीतर काम करने में सक्षम बनाती है। जबकि विद्यालय, मीडिया, मुद्रक संचार और कानून, ये धर्म, ये सब समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? ऑप्शन ए है संवेदीगामक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी है मूरा संक्रियात्मक, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक। सही आंसर हमारा हो जाएगा
डी औपचारिक संक्रियात्मक। हमारी व्याख्या कह रही है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो औपचारिक संक्रियात्मक यानी कि आमूरक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 से 15 वर्ष में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है, निगमनात्मक तर्क कब आ जाता है? ये आ जाता है आमूरक संक्रियात्मक में, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। 11 से 15 वर्ष। ठीक है, ये पियाजे के सिद्धांत की कौन सी अवस्था होती है? अंतिम, जिसमें बच्चा समस्याओं को हल करने के लिए आमूरक सोच का प्रयोग करता है। उस अवस्था में बच्चों का कौशल पूरी तरह से वर्णित होता है। जीन पियाजे में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं, और वो 4 चरण कौन कौन से होते हैं? एक होता है संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूरक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से या उससे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्षीय रीना का 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है विकेंद्रीकरण में कठिनाई, ऑप्शन बी है जीववादी सोच, ऑप्शन सी है लाक्षणिक प्राकार्य, ऑप्शन डी है काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण में कठिनाई। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जो 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी यानी एक जैसे जो गिलास है वो दिए गए थे। दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों ही बराबर मात्रा में दूध जो था वो डाला। ने बराबर होने की जो थी वो सहमति जाए। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा था और संकीर्ण था। यानी कि एक जैसे गिलास में 2 जब दूध डाला तो रीना को दोनों एक ही हैं, तो उन्होंने कहा एक जैसे ही हैं। लेकिन जब दूसरे गिलास में डाला जो कि अपेक्षाकृत उससे थोड़ा लंबा और संकीर्ण था, तो रीना का मानना था में छोटे गिलास की अपेक्षा जो दूध है वो ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये विकेंद्रीकरण में कठिनाई को दर्शाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता ही विकेंद्रीकरण जो है वो कहलाती है। और प्रारंभ में बालक ऐसा नहीं सोच पाता, परंतु 2 वर्ष की आयु तक वह वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से जो सोचना होता है वो प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चा जीववादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जो इस विश्वास को दर्शाता है कि निर्जीव वस्तुएं जो होती है वो जीवित प्राणी में मानता है कि वस्तुएं जैसे कि खिलौना, कार, गुड़िया, कार, खिलौना आदि में सजीव गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है उनका तर्क है कि केवल समाज ही ये तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलवर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए है आज्ञापालन एवं दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की विन्यास, ऑप्शन सी है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक नीति सिद्धांत विन्यास। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास। हमारी व्याख्या कह रही है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा 1958 में प्रस्तावित किया गया और इस सिद्धांत को 3 विभिन्न स्तरों और 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया। ये चरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंबर 1 है पूर्व परंपरागत नैतिकता, जिसमें पहला चरण है आज्ञापालन और दंड अभिविन्यास का, और दूसरा चरण है अनुभवहीन सुखवादी और सहायक अभिविन्यास का। दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, इसके भी 2 चरण है, पहला है अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास और चौथा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता, जिसमें 5वां चरण है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास और छठा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। ठीक है, अनु का यह तर्क है कि केवल समाज ही ये तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलवर्ग के विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण तीसरे स्तर यानी कि उत्तर परंपरागत नैतिकता के चरण 5 अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? ऑप्शन ए है कि उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना, ऑप्शन बी है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना, ऑप्शन सी है जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, ऑप्शन डी है बिना चर्चा के सीधा जवाब देना। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना।
ठीक है। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार जरूरत पड़ने पर संकेत और जो इशारे देना होता है वो विद्यार्थियों के अधिगम जो होता है उसको पाठ प्रदान करने का सही तरीका है। पाठ या माचन एक ऐसी तकनीक होती है जो संदर्भित करती है कि बच्चे की क्षमता बढ़ाने के लिए सही समय पर सही मात्रा में सही तरह से समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, इसे आधारभूत सहायता के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम कौन सी सहायता के नाम से जानते हैं? आधारभूत सहायता। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि बच्चे को किसी समस्या के समाधान में थोड़ा सहयोग दिया जाए तो वह दूसरों के स्तर को प्राप्त करने में जल्दी सीख जाता है और यही स्कैफोल्डिंग या फिर मार्च या पढ़ान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए कंठस्थ स्मरण पर अधिक जोर नहीं, कंठस्थ स्मरण पर कोई भी रोड मेमोराइजेशन पर जोर नहीं देता है। ऑप्शन बी है सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन सी है परीक्षा केंद्रित, बिल्कुल गलत बात है, एग्जाम सेंटर नहीं, बच्चा सेंटर होती है आजकल, और मानकीकृत परीक्षण भी होता नहीं है। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोत्स्की सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि लेव वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। वाइगोत्स्की ने इसे सहयोगी संवाद के रूप में कहा क्योंकि विद्यार्थी ज्ञान की तलाश करता है। विद्यार्थी क्या करता है? ज्ञान की तलाश करता है, अधिक जानकर अन्य के द्वारा प्रदान की गई जानकारी को आत्मसात करता है, फिर उस जानकारी का उपयोग अनेक कार्यों को निर्देशित करने के लिए करता है। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। इसके अनुसार पारस्परिक अधिगम सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्नर्स आर व्यूड एज। ऑप्शन ए है ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। ऑप्शन बी है ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। ऑप्शन सी है केवल व्याख्यान विधि सीखने में सक्षम। और ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रगतिशील शिक्षा का भाग है, यानी कि जो हमारी प्रगतिशील कक्षा होती है वो किसका भाग होती है? प्रगतिशील शिक्षा का, जो प्रत्येक बच्चों की क्षमता में विश्वास करती है। और ये क्या करती है? प्रत्येक बच्चा होती है उसकी जो क्षमता होती है उसमें विश्वास करती है। प्रगतिशील शिक्षा के रूप में ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे कि अधिगम सामग्री और अनुभवों से जुड़कर विद्यार्थियों के कौशल और जो समझ होती है उसको बढ़ाने पर जोर देता है तथा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए यह आत्मनिर्भर और करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में समझा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। हमेशा याद रखना है कि जो प्रगतिशील कक्षा होगी वो कैसी होगी? विद्यार्थी केंद्रित, ना ही छात्र केंद्रित और ना ही पाठ्यक्रम केंद्रित। तथा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होता है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डीवी हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है? ऑप्शन ए है भाषाई, ऑप्शन बी है संगीती, ऑप्शन सी है स्थानिक, ऑप्शन डी है अंतर व्यक्तित्व। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानिक। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। रजनी क्या करती है कि कोई चीज़ देखी है उसका मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत ज़्यादा कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वे जो स्थानिक बुद्धि है उसको दर्शाती है और इस प्रकार की बुद्धि वालों में दृश्य चित्र और पैटर्न बनाने का जो कौशल होता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के रूप में आर्किटेक्ट, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, गोताखोर, नाविक। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार भी हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है, जो कि हमारी है भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, स्थानिक, अंतर व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत और प्रगतिवादी। कई जगह आपको 9 नजर आएगा, कई जगह 8, तो 8 ही याद रखना। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी के द्वारा ये पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। ये कथन क्या सुझाता है? ऑप्शन ए है भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी है जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी है भाषा संज्ञान को सुसाधित करता है। ऑप्शन डी है भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप में संज्ञान में देरी आ जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा संज्ञान को सुसाधित करता है। ठीक है, लैंग्वेज फैसिलिटीज कॉग्निशन।
हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा वे माध्यम है जिसके द्वारा संज्ञान की युक्तियां सफलतापूर्वक संचालित होती हैं। मतलब संज्ञान के द्वारा, भाषा के द्वारा क्या होता है कि संज्ञान की युक्तियां होती है वो सफलतापूर्वक संचालित हो जाती हैं। भाषा अर्जन में संज्ञानात्मक युक्तियों की विशेष भूमिका होती है। भाषा अर्जन में होता क्या है, जो संज्ञानात्मक युक्तियां होती है उसकी विशेष भूमिका होती है, और बिना संज्ञानात्मक युक्तियों का प्रयोग किए मानव शिशु द्वारा भाषा अर्जन जो होता है, भाषा को अर्जित करना संभव नहीं है। अतः अपने विचारों का मुखीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है, और ये कथन सुझाता है कि भाषा जो होती है वो संज्ञान को सुसाधित करती है। ठीक है, भाषा और संज्ञान क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो याद रखना, भाषा और संज्ञान एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा और संज्ञान उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित भी करती है। लॉयड वाइगोत्स्की ने जोर देकर कहा है कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा का अर्जन एक प्रमुख गतिविधि है। क्वेश्चन कह रहा है कि जेंडर इज, जेंडर जो है ऑप्शन है कि एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाई जाती है। ऑप्शन बी है गर्भ धारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है। ऑप्शन सी है एक जन्मजात जैविक गुण है, और ऑप्शन डी है सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो समाज की संरचनाओं के द्वारा आकृति पाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो समाज की जो संरचनाएं होती हैं उनके द्वारा आकृति पाती है। जेंडर लोगों ने बनाया और बच्चों के शुरुआती साल ही उनके आगे के विचारों को बनाते हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बचपन से ही उनकी समानता का महत्व समझाया जाए। जेंडर एक ऐसी समाज की संरचना होती है जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव जो है वो करती है, तो उनकी भूमिकाएं भी निर्धारित कर देती है। जेंडर के द्वारा ही पुरुष और स्त्री के कार्य होते हैं वो बांट दिए जाते हैं, जबकि सेक्स या लिंग जो होता है वो एक जन्मजात जैविक गुण होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव संबंध होते हैं। यह कथन ऑप्शन ए सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। ऑप्शन बी ए सही है क्योंकि ये कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि गलत है क्योंकि इसमें अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है। ऑप्शन डी है गलत है क्योंकि ये बच्चों को भ्रमित कर सकता है, वो खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही है क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त जो कक्षा होती है, यानी ऐसी क्लासरूम जहाँ से अलग अलग समाज के आर्थिक रूप से और संस्कृति से अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, उनमें विविध पाठ्यक्रम होने से छात्रों के सीखने के अनुभव जो होते हैं वो श्रमद्ध होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से जो कई तरह के कौशल होते हैं वो सीख सकते हैं, और वे भाषाएं भी सीखते हैं क्योंकि अलग अलग बच्चे होते हैं तो अलग अलग उनकी भाषा होती है और अलग अलग उनमें कौशल भी होते हैं। खेलना, विभिन्न संस्कृतियों और अपने साथियों से अधिगम कौशल सीखते हैं। सहपाठी सीखने में सहायक होते हैं। विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में सभी को एक दूसरे से सीखने का सहज अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, अतः ऐसे कक्षा कक्ष में शिक्षकों को विविध पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए जिससे जो छात्र होते हैं उनको सीखने में रुचि जागृत हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। ऑप्शन ए है संदर्भिक, ऑप्शन बी है मानकीकृत, ऑप्शन सी है मानदंड संदर्भिक, ऑप्शन डी है अध्यापक अभिमुखी। तो ना तो टीचर ओरिएंटेड ना ही मानकीकृत होना चाहिए, और तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संदर्भित। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन संदर्भित होना चाहिए। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया भाग प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने में, प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगा। ठीक है, अधिगम के लिए मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और आकलन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम के लिए मूल्यांकन असेसमेंट फॉर लर्निंग, और अधिगम के रूप में आकलन या असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। ऑप्शन ए है कि बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। ऑप्शन बी है किसी समस्या को दर्शाने के अविष्कारी तरीकों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है प्रक्रियात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिसके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवाचारी समाधान खोजने की जरूरत हो। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि अध्यापिका के द्वारा बच्चों को ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसके लिए उन्हें नवाचारी समाधान सोचने की जरूरत हो। इस प्रकार वे बच्चों में सृजनात्मक सोच को है उसको बढ़ावा देगी। सृजनात्मक चिंतन में अवसारी चिंतन शामिल है और ये किसी पूर्व स्थापित नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन का मूल्यांकन प्रश्न पूछकर और विद्यार्थी की प्रतिक्रियाओं पर विश्लेषण करके करते हैं। सृजनात्मक चिंतन को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि समालोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन। ठीक है, ये चिंतन जिसमें किसी भी समस्या का एक से अधिक ज़्यादा समाधान होते हैं, एक से अधिक ज़्यादा तरीके होते हैं, इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय।